तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की नई रिलीज मूवी को, जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तो मेरी। अब जब मूवी का नाम ही इतना ज्यादा अतरंगी है तो आगे देखते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसे होने वाली है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1970 के आगरा से, जहाँ हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे की नींद में चलने की बीमारी होती है। अब इसके बाद कहानी सीधे प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम यूएस के एक महंगे शादी का सीन देखते हैं। और जो इस शादी के वेडिंग प्लानर है उनका नाम है रेहान मेहरा और पिंकी मेहरा। ये दोनों आपस में माँ बेटे हैं और ये दोनों मिलकर ही इस बिजनेस को चलाते हैं। इनकी जो वेडिंग प्लानर कंपनीज हैं वो दुनिया की टॉप 10 वेडिंग प्लानर कंपनीज में आती है, जिसका मतलब है कि ये लोग काफी रईस हैं और ये जल्द ही यूएस में अपना खुद का घर लेने वाले हैं। अब रेहान यूएस में अपना काम खत्म करके जल्द ही क्रोशिया जाने वाला है और वहाँ पर एंजॉय करने वाला है। रेहान की लाइफ में उसकी माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। उसके पिताजी थे जिन्होंने उसे 3 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। अब जब रेहान क्रोशिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रूमी से। रेहान और रूमी एयरपोर्ट के ही एक बुक स्टोर में मिलते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि रूमी एक राइटर है और हाल ही में उसने अपनी एक बुक पब्लिक की है। उस बुक का नाम है लव इन आगरा और दरअसल जो बुक थी वो बुक स्टोर के सबसे ऊपर वाली लाइन में रखी हुई थी, इतना ऊपर जितना कि किसी का हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। तो इसीलिए रूमी उस बुक को ऊपर से नीचे लाने के लिए रूमी यहाँ पर रेहान की मदद लेती है। रेहान भी उसकी मदद कर देता है और फिर रेहान से बुक लेकर रूमी उसे नीचे वाले कॉलम में रख देती है, जिससे कि सबसे पहले लोगों की नजर उसके बुक पर पड़े। रेहान उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर रूमी कहती है कि दरअसल इस बुक को मेरी एक दोस्त ने लिखा है और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इस बुक को पढ़े। लेकिन रेहान उससे कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बुक वाकई में अच्छी होगी तो सारे लोग उसे जरूर पढ़ेंगे। अब इसी बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी रूमी के पास उसके डैड वर्धन सिंह का कॉल आ जाता है। वर्धन सिंह एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे और रूमी के डैड पूरे दिन में 4 से 5 बार रूमी को कॉल करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूमी अभी छोटी बच्ची है। और इसी बात पर रूमी हमेशा अपने डैड को डांटते रहती है, क्योंकि वो उसे एक छोटी बच्ची समझते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वर्धन सिंह दरअसल आगरा में रहते हैं। उनके साथ उनकी बेटी जिया रहती है, जो कि रूमी की बड़ी बहन है और उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है और रूमी ही वर्धन का और अपनी बहन का ख्याल रखती है। अब आगे हम देखते हैं कि रूमी फ्लाइट में बैठती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रेहान भी क्रूशिया ही जाने वाला है। ये बात पता चलते ही रूमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही में उन दोनों की सीट बिल्कुल साथ में थी, जिससे रूमी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पर रेहान को पता चल जाता है कि वो जो बुक थी दरअसल उसे रूमी की दोस्त ने नहीं बल्कि खुद रूमी ने लिखा था। और उसे ये भी पता चल चुका है कि ये जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा बकवास है और उस बुक के रिव्यूज नेगेटिव में है। इतना सब कुछ होने के बाद रूमी अपने मन में सोचती है कि गॉड कुछ भी हो जाए ये इंसान योर ट्रिप पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर जाने वाली है। लेकिन होता वही है जो रूमी नहीं चाहती थी, क्योंकि रेहान भी मजे करने के लिए योर ट्रिप पर जाने वाला है। अब इसके बाद जब दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि इन दोनों को एक साथ इस रिजॉर्ट को शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर रूमी का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर आराम से छुट्टियां बिताने आई थी। बट दूसरी तरफ रेहान बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि वो रूमी के साथ छुट्टियां बिताना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, दोनों हर छोटी बात पर लड़ते रहते हैं। रूमी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे तो लग रहा था कि मैं इसका खून कर दूंगी। और जब वो यॉट के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को बेड भी एक साथ शेयर करनी पड़ेगी। ये सुनकर रूमी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। रूमी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कहीं ये सोची समथिंग प्लानिंग तो नहीं। अब रात को रूमी डिनर करने के लिए अकेले चली जाती है, वो रेहान को साथ में नहीं लेकर जाती। और फिर वो कुछ खाने को ऑर्डर करती है, लेकिन जब वो खाना आता है तो वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। इसीलिए रूमी वापस से रेहान के पास आती है कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन रूमी को यहाँ पर थेपला खाने का मन हो रहा था, लेकिन क्रोशिया में थेपला आखिर आएगा कहाँ से। इसी वजह से रेहान उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। इतना सब कुछ होने के बाद रूमी अपने यॉट पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रेहान भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रेहान रूमी को थेपला दे देता है। वो कहता है कि जहाँ पर हम खाना खाने के लिए गए थे उसी रेस्टोरेंट में उसने थेपला बनवाया है। इसके बाद से इन दोनों के बीच में कुछ कुछ सही होने लगा था। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूमी का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था, और वो इसलिए क्योंकि उसकी बुक पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। रूमी चाहती है कि इस बुक को रेहान पढ़कर देखे और वो रेटिंग दे कि ये बुक कैसे लिखी गई है। लेकिन रेहान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपना टाइम किसी भी एरी गैरी बुक पर स्पेंड करे। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारी बकवास बुक को पढ़ने। तो इस बात पर रूमी भी उसे कहती है कि ठीक है, मेरा पीछा करना भी बंद कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं रेहान रूमी को पसंद करने लगा था। जब रूमी यहाँ पर किसी दूसरे लड़के
के साथ डांस कर रही थी तो रिहान को ये देखकर थोड़ा जलन होता है। वो तुरंत ही रूमी के पास जाता है और उसे कहता है कि 4 स्टार। रूमी उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी बुक कब पढ़ी। रिहान उसे बताता है कि हम जब फ्लाइट में थे तभी मैंने तुम्हारी बुक को पढ़ा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बुक ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं आई। जिस पर रूमी उससे पूछती है तो आखिर तुम्हें पसंद क्या है। रिहान उससे कहता है कि जब तुम किसी दूसरे लड़की के साथ डांस करती हो तो वो मुझे पसंद नहीं है, और जब तुम मेरी आंखों में देखती हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे कहती है कि उसे 2025 वाले टाइम में उसे 90s वाला प्यार पसंद है। 90s वाली लव स्टोरी अब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो चाहती है कि लव स्टोरी में कुछ स्टेटस होने चाहिए, जैसे कि जब लड़का लड़की पहले मिलते हैं तो उनमें बननी नहीं चाहिए और दोनों का एक दूसरे को मुंह तोड़ने का मन करे। और स्टेज 2 में वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बने। स्टेज 3 में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और चौथे स्टेज में जब वो एक दूसरे से अलग हो जाए तो उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा फैमिली ड्रामा। वो दोनों अपने अपने फैमिली से मिलवाए और फैमिली वाले रिश्ते को मना कर दे, और फिर आगे की स्टेज में फैमिली वालों को मनाना है, और फिर आखिर में दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहते रहते अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने लगे थे। उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। कहीं न कहीं वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब रिहान यहाँ पर रूमी को कुछ अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लोग दिल्ली में रहा करते थे। जब वो छोटा था तभी उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। अब मेरी और नाना नानी की जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर थी। जब मैं स्कूल में था तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, और यहाँ तक कि मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था। और मेरे कोच ने तो ये कहा था कि तू जरूर एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा। लेकिन जब हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूएस के लिए निकलना था तो मैंने इस बात को अपनी माँ को कभी नहीं बताया। अगर मैं ये बात अपनी माँ को बता देता कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मेरी माँ कभी भी यूएस आती ही नहीं, और वो मेरे सपने को अपना बना लेती, और इसीलिए मैंने कभी भी इस बात को अपनी माँ को नहीं बताया। तभी यहाँ पर रिहान की मॉम का कॉल आ जाता है और उन्हें यहाँ पर पता चल जाता है कि रिहान की जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। इसलिए फिर रिहान वीडियो कॉल में अपनी मॉम से रूमी की बात करवाता है। रिहान की मॉम को रूमी बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद रिहान रूमी के पास जाता है और वो सीधा उसे आई लव यू कह देता है। रूमी उसे समझाती है, मेरे ख्याल से ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। रिहान उसे बताता है, मेरे अभी तक 3 सीरियस रिलेशनशिप रह चुके हैं, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी भी लड़की से आई लव यू नहीं कहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो जब भी किसी लड़की को आई लव यू कहेगा तो वो लड़की पहली और आखिरी लड़की होगी। रिहान रूमी को बताता है कि मैंने अपने सपने वाली बात कभी भी किसी को नहीं बताई, तुम पहली हो जिसने मैंने तुम्हें ये सब बताया, और मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तो मैं सब कुछ सच बताता हूँ। अब यहाँ पर रूमी और रिहान स्टेज 4 बिल्कुल पार करने वाले थे, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है आगरा की तरफ, और जो 1970 में बच्चा नींद में चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रूमी के पिता वर्धन सिंह होते हैं। और वो इस बार फिर से नींद में ही सड़क पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उन्हें थोड़ी चोटें आ जाती हैं। जब ये सारी बातें जिया रूमी को बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो चाहती थी कि वो इस टाइम पे अपने पिता के साथ रहे। तभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद रिहान आता है, जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया चलने वाला हूँ और तुम्हारे डैड को बताने वाला हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। रूमी कहती है कि तुम ये डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में ले रहे हो, क्योंकि हमें अभी मिले 10 दिन भी नहीं हुए हैं। रिहान बताता है कि मेरे जो मॉम डैड थे वो 10 साल के रिलेशनशिप में थे, लेकिन शादी होने के बाद 2 साल भी नहीं टिक पाए, और इसीलिए शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन रूमी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिया की शादी तय हो चुकी है। उसका मंगेतर जो है वो कनाडा से है, और शादी के बाद जिया को भी कनाडा ही जाना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं जिया को रोकूं, क्योंकि अब तक उसने पिताजी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। उसने पापा का ख्याल रखा तभी जाकर मैं राइटर बन पाई, और अगर वो ना होती तो शायद मैं कभी इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अब अपने पापा का ख्याल रखूं, क्योंकि अगर दोनों बेटी की शादी हो गई तो पिताजी को कौन संभालेगा। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, मूव ऑन करना भी मुश्किल होगा, लेकिन हमारी किस्मत में यही लिखा है, और मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि मेरे पापा जिंदा है। और इस तरह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जब रूमी इंडिया गई तो यहाँ पर रिहान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसे सिर्फ और सिर्फ रूमी की याद आ रही थी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा था। भले ही उन्हें मिले 10 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन वो उसे नहीं भूल पा रहा था। दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं, जो कि इंडिया पहुंच चुकी थी। अब उसके पिता बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन रूमी का हाल भी बहुत ही बुरा है, क्योंकि वो भी रिहान से प्यार करती है और वो भी नहीं चाहती कि वो रिहान से दूर रहे, लेकिन ये उसे करना पड़ेगा, क्योंकि पापा के साथ किसी न किसी को तो रहना ही पड़ेगा, वरना पापा का ख्याल कौन रखेगा। और जिया ने जो लड़का पसंद किया है वो भी जल्द से जल्द इनके घर आने वाले हैं, और उनकी सगाई होने वाली है, और जल्द ही शादी ही होने वाली है। तो रिहान अभी जिस हाल में है ये देखकर उसकी मॉम को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने बेटे से कहती है कि अगर तुझे इसी तरह से रहना है तो तू इंडिया चला जा। लड़के तो 90s में भी हार नहीं मानते थे, और ये तो 2025 चल रहा है, आखिरकार तू हार कैसे मान सकता है। तो मुझसे वादा कर कि तू इंडिया जाएगा और रूमी को वापस यहाँ पर लेकर आएगा। अब दूसरी तरफ हम इंडिया में देखते हैं, जहाँ पर रूमी की बहन जिया और सुखी की शादी होने वाली है, और यहाँ पर सुखी
पिंकी के घर वाले भी आए हैं, इसीलिए ये उन्हें आगरा का ताजमहल घुमा रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर रूमी की नजर रिहान पर पड़ती है, और जब रूमी रिहान को देखती है तो ये दोनों यहाँ पर रो पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही दिनों बाद देखा था। यहाँ पर रूमी उससे कहती है कि मूव ऑन बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था, और तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिहान कहता है मूव ऑन तो मेरा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि मैं आसानी से हार मान जाऊँ। वो उससे कह देता है कि अगर तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं तो अपनी पूरी प्लानिंग से यहाँ पर आया हूँ। रूमी उसे बताती है कि उसके पिता एक रिटायर्ड सोल्जर है, मतलब कि वो अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए तुम्हारी जो प्लानिंग है वो तो यहाँ पर फेल होने वाली है। तो अब यहाँ पर जिया की वेडिंग के लिए उन्होंने जो वेडिंग प्लानर सेट किया है, रिहान यहाँ पर उनके वेडिंग प्लानर का बॉस बनकर आता है। दरअसल रिहान ने इस वेडिंग प्लानर कंपनी को यहाँ पर खरीद लिया था। तो अब यहाँ पर रिहान उनसे डील करने लगता है। डील करना तो एक बहाना है, बल्कि उसे तो रूमी की फैमिली के नजदीक आना है, जिसमें रिहान कामयाब भी होता है, क्योंकि यहाँ पर रिहान रूमी के पिता वर्धन सिंह के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है, इतना कि वो दोनों एक दोस्त बन चुके थे। अब आगे पता चलता है कि जिया और सुखी की शादी तो लेट होने वाली थी, लेकिन कुंडली में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पंडित जी इस बात को सुन नहीं पाए थे कि लड़के का जन्म एएम में हुआ था या फिर पीएम में, जिस वजह से अब कुंडली चेंज हो जाती है। और अब जो मुहूर्त है वो अब 5 दिन के अंदर का निकलता है। अगर 5 दिन के अंदर शादी नहीं होती है तो उसके बाद फिर 1 साल बाद मुहूर्त है। और जब ये बात लड़कों वालों को मालूम पड़ती है तो वो लोग थोड़ा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगता है कि तुम सब ये प्लानिंग कर रहे हो, तुम चाहते हो कि 5 दिन के अंदर शादी हो जाए, जिससे कि शादी में लोग भी कम पहुंचे और आपका खर्चा बच जाए। ये सब सुनकर रिहान को गुस्सा आ जाता है। ये कहता है कि 5 दिन के अंदर ही शादी होगी, और मैं आपके भले के लिए बता दूं कि शादी में जितने कम लोग होते हैं उतनी ही ज्यादा एंजॉयबल होती है। रूमी कहती है आखिर तुम 5 दिनों के अंदर ये सब करोगे कैसे? तो रिहान यहाँ पर उसे बताता है कि मेरी जो वेडिंग प्लानर कंपनी है वो दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में आती है, इसीलिए हमें हल्के में मत लेना। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, उन्हें तो मैं यूएस चलने के लिए राजी कर लूंगा। रूमी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने भाई की बेटी की शादी में गए थे दिल्ली, लेकिन वो वहाँ पर 2 दिन से ज्यादा नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अपना घर ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर जिया और सुखी की शादी स्टार्ट हो जाती है, और शुरुआत होती है संगीत से, जहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिहान की माँ पिंकी भी आ जाती है, और रिहान और रूमी के पिता तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों रात में भी साथ में शराब पी रहे थे। तभी बातों ही बातों में यहाँ पर रूमी के पिता रिहान से कहते हैं कि तुझे मेरी छोटी बेटी कैसी लगती है? रिहान कहता है कि वो तो मुझे अच्छी लगती है। रूमी के पिता उससे पूछते हैं क्या तू उससे शादी करेगा? तो रिहान तो उन्हें सब कुछ बता देता है। वो बता देता है कि मैं और रूमी एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों क्रोशिया में मिले थे और वहीं से ये सब कुछ चालू हुआ, और हम दोनों तो 4th स्टेज पर हैं। और यहाँ पर रिहान ने नशे में रूमी के पिता को सब कुछ सच बता दिया था। रूमी को जब ये बात पता चली तो वो रिहान के ऊपर गुस्सा हो रही थी, और अब जब इस बात का पता सबको चली गया है तो अब इस बात को ओपन ही कर दिया जाए। रिहान यहाँ पर रूमी के पिता से कहता है कि ये भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन आपकी वजह से ये यहाँ से जाने नहीं चाहती, क्योंकि आप यूएस नहीं जाएंगे, इसीलिए ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती। अब रिहान की माँ पिंकी वो वर्धन सिंह से बात करती है। वो कहती है कि अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो आप भी यूएस चलो, वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वरना हमारे पास प्लान बी भी है, या तो आप मर जाओ वरना हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं। ये सब सुनकर रूमी को गुस्सा आ जाता है, और वो पिंकी को बहुत ही उल्टा सीधा सुना देती है। ये देखकर रिहान को गुस्सा आ जाता है, और वो रूमी से कहता है कि मेरी माँ कुछ भी कहे, लेकिन तुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और तुझे मेरी माँ से ये सब नहीं बोलना चाहिए। और रही बात प्यार की, अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं करेगी तो प्यार तो छोड़ो, मैं तुमसे कोई रिश्ता तक ना रखूं। इतना सब कुछ बोलने के बाद रिहान यहाँ से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि वर्धन सिंह को अचानक से चक्कर आ जाता है, और वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और वहाँ पर मालूम चलता है कि वर्धन सिंह अपनी बीपी की गोली खाना भूल चुके थे। ये जिम्मेदारी रूमी की थी, लेकिन रूमी ने लापरवाही की। हॉस्पिटल में सारे लोग आ गए थे। वहाँ पर रिहान और उसकी मॉम भी आ चुकी थी। रिहान की मॉम यहाँ पर रूमी से माफी मांगती है, लेकिन रूमी कहती है कि गलती तो मेरी भी है और मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिंकी भी कहती है कि मुझे भी तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने शराब के नशे में तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। रूमी रिहान को बताती है कि पिताजी बहुत ही बच्चों जैसे हैं, वो अपनी दवाइयों को लेकर बहुत ही लापरवाह है। अगर उनके साथ कोई नहीं रहा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मुझे उनके साथ जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। अब रिहान रूमी के पिता से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं जितना प्यार आपकी बेटी से करता हूँ, मैं उतना ही प्यार आपसे भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को तो कभी नहीं देखा, लेकिन जब मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रहा था तो मुझे कभी भी अपने पिता की कमी नहीं लगी, और क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? ये बात सुनते ही रूमी के पिता कहते हैं ये तो तेरा हक है। यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे और दोस्तों की तरह रह रहे थे। और जब वर्धन सिंह हॉस्पिटल से जैसे डिस्चार्ज होते हैं, वैसे ही सुखी और जिया की शादी होने लगती है, जहाँ पर
पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन रिहान की आंखों में एक अलग तरह का दुख था, क्योंकि उसे पता है कि शायद ये आखिरी दिन है जहाँ वो रूमी को आखिरी बार देख रहा है। अब शादी कंप्लीट हो जाती है और जी अपने पति के साथ कनाडा चली जाती है, जिसके बाद रूमी रिहान के पास आती है। वो उससे कहती है कि अब तक तुम यहाँ पर रहे, तुमने यहाँ पर रहकर सब कुछ देख लिया कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ और इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ना तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और ना ही मैं वहाँ जा सकती हूँ। मुझे अपने पिता के साथ रहना है और तुम्हें अपनी माँ के साथ, इसीलिए हमारा अलग होना ही अच्छा है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब इसके बाद रिहान और पिंकी वापस यूएस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने नया घर तो ले लिया था, लेकिन खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि रिहान अपना दिल तोड़वा कर आया है। और रही बात वर्धन सिंह की, तो वो अपनी बेटी रूमी से कहते हैं कि वो यूएस चलने के लिए रेडी है, लेकिन वो अपने मन से नहीं कह रहे थे और रूमी को भी ये बात समझ आ रही थी। रूमी यहाँ पर अपने पिताजी से कहती है कि आप दिल्ली में 2 दिन भी नहीं टिके तो आप यूएस में जिंदगी भर कैसे रहोगे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि पिंकी जिस तरह से अपने बेटे रिहान को देख रही थी, उसकी हालत को देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो उसकी हालत को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है। यहाँ पर रिहान की माँ रिहान से कहती है कि तुझे इंडिया में सेटल हो जाना चाहिए रूमी की फैमिली के साथ, पर रिहान ऐसा तो नहीं होने दे सकता था। वो कहता है कि भले ही मैं रूमी से प्यार करता हूँ, लेकिन माँ तुम मेरा पहला प्यार हो, इसीलिए मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर रिहान की मॉम कहती है कि अगर तू इंडिया जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि जहाँ पर तू रहेगा मेरा भी घर वहीं पर होगा। यहाँ पर पिंकी और रिहान ने ये एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था। दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं, जो कि आगरा में ही अपनी एक दूसरी बुक की स्टोरी टेलिंग कर रही थी। वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर एक बंदा तो रूमी से शादी भी करने वाला था, लेकिन यहाँ पर सही समय पर रिहान पहुँच जाता है। रिहान को देखने के बाद रूमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिहान यहाँ पर आया क्यों है, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन रिहान बताता है कि मैं तुमसे शादी भी करूंगा और मैं और मेरी माँ घर जमाई बनकर तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें यूएसए जाना पड़े, हम भी तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर रिहान रूमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और रूमी भी हाँ बोल देती है और इस तरह से ये दोनों साथ हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो गाइस आखिर वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।